arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग, भाग 2। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन और उसके उद्देश्य। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन के सिद्धांत या उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा, पहला, भारत में द्विसदनीय विधानमंडलीय अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की जाएगी। दूसरा, केंद्र में कुछ सुरक्षात्मक विधान सहित कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी जाएगी। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा संयुक्त उत्तरदायित्व वाले मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने भारत के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किया। मुसलमान पृथक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। सम्मेलन की समाप्ति। 19 जनवरी 1931 ईस्वी को सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा सरकार करेगी। प्रस्ताव में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। अंग्रेजों ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस के बिना सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौते की भूमिका तैयार हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इंग्लैंड तथा भारत के बीच विवादों का निपटारा, वैधानिक समस्या का हल निकालना तथा सांप्रदायिक मतभेदों को दूर करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और अपनी ओर से महात्मा गांधी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। गांधी जी का विचार था कि हिंदू मुस्लिम समझौता हुए बिना गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला। महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे और 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में रहे और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के सम्मुख अनेक बार भाषण दिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना सका। मोहम्मद अली जिन्ना ने सम्मेलन में सांप्रदायिक गतिरोध उत्पन्न कर सम्मेलन को विफल कर दिया। मुसलमानों के अलावा दलित वर्गों, एंग्लो इंडियनों आदि ने भी आरक्षण और पृथक निर्वाचन की मांग उठाई, जिसे गांधी जी ने विवशता में स्वीकार किया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने केंद्र में द्वैध शासन की प्रस्तावित योजना का विरोध किया तथा वहां भी प्रांतों की भांति पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त हुआ और गांधी जी को खाली हाथ तथा कड़वे अनुभवों के साथ भारत लौटना पड़ा। विवश होकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सरकार ने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट। 1932 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि यदि भारतवर्ष में रहने वाली विविध जातियां सांप्रदायिक प्रश्न पर सर्वसम्मत हल नहीं निकाल सकीं तो सरकार स्वयं एक योजना तैयार कर उसे लागू करेगी। सांप्रदायिक पंचाट अथवा मैकडोनाल्ड अवार्ड। 16 अगस्त सन 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपना सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया। इस निर्णय की ये विशेषताएं थी। पहला, इस योजना का कार्यक्षेत्र प्रांतीय काउंसिलों में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक सीमित था। केंद्रीय काउंसिलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरा, मैकडोनाल्ड योजना में किसी प्रकार का संशोधन तब तक नहीं जब तक सभी दलों की सर्वसम्मति न हो। तीसरा, मैकडोनाल्ड ने 11 अल्पमत समूह बनाए। प्रत्येक वर्ग के लिए प्रांतों की काउंसिलों में सदस्य संख्या निश्चित कर दी। चौथा, सभी वर्गों का निर्वाचन पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाना तय हुआ। पांचवा, प्रांतीय काउंसिलों में स्त्रियों की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई।
और छठा, दलितों को साधारण चुनाव क्षेत्र में भी मत देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट पर प्रतिक्रिया। सांप्रदायिक पंचाट की कटु आलोचना हुई। इस योजना के द्वारा हिंदुओं तथा मुसलमानों में तथा अन्य विभिन्न संप्रदायों में फूट डालने का प्रयत्न किया गया था। ये राष्ट्रीय एकता के लिए घातक था। गांधी जी की प्रतिक्रिया। गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय एकता पर आक्रमण कहा। उन्होंने दलित वर्गों के लिए सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा देना हिंदूवाद तथा दलितों दोनों के लिए खतरनाक है। पूना समझौता। मैकडोनाल्ड निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को अपना आमरण अनशन शुरू किया। गांधी जी के जीवन रक्षा हेतु पूना में एक योजना तैयार की गई, जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। पूना समझौते की शर्तें। पहला, पूना समझौते द्वारा प्रांतीय काउंसिलों में दलित वर्गों हेतु 148 स्थान सुरक्षित किए गए। दूसरा, दलित वर्गों के 148 सुरक्षित स्थानों हेतु चुनाव पद्धति निश्चित की गई। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत पर आधारित होगा। निर्धारित साधारण स्थानों में से 18% स्थान दलित वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे। और चौथा, दलित वर्ग को सदस्यों की शिक्षा संबंधित विशेष सुविधा दी जाएगी। पूना समझौते को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया। इसकी घोषणा 26 सितंबर 1932 ईस्वी को की गई। इसी दिन गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लेकर पूना समझौता के पृष्ठभूमि में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। ये सम्मेलन 16 नवंबर 1932 को आरंभ हुआ, जिसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने भारत से राजभक्त और संप्रदायवादी तत्व पहुंचे और ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादी तथा उदारवादियों ने भी इसमें भाग लिया। देश की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस तथा ब्रिटेन के श्रमिक दल के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया। ये सम्मेलन प्रभावहीन एवं असफल रहा। इस सम्मेलन का समापन 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन के समापन अवसर पर भारत सचिव सर सैमुअल होर ने प्रस्तावित संविधान के विषय में 2 प्रमुख बातें कहीं। पहला, अखिल परिसंघ की स्थापना तभी की जाएगी जब 50% देशी राज्य आबादी की दृष्टि से परिसंघ में सम्मिलित होने की सहमति देंगे। और दूसरा, केंद्रीय विधानमंडलों में 33% स्थान मुसलमानों को दिए जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसका कालांतर में विरोध हुआ था। इस स्थिति पर विचार के लिए समय पूर्व साइमन कमीशन भारत आया, जो असफल रहा। भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड ने भारतीयों को सर्वमान्य संविधान बनाने के लिए चुनौती दी, जिसे स्वीकार करते हुए 8 सदस्यों की एक समिति बनी, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो लागू नहीं हो पाई। गोलमेज सम्मेलनों से भी समस्या का निदान नहीं हुआ। अतः भावी संविधान की रूपरेखा पर विचार करके इंग्लैंड सरकार ने श्वेत पत्र व सदन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर ही 1935 ईस्वी का भारतीय अधिनियम पारित किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का बहुत महत्व है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को कायम रखा गया। भारत के संविधान में संशोधन करने, सुधार करने व उसे भंग करके नए संविधान लागू करने की शक्ति उसके पास सुरक्षित बनी रही। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघीय कार्यपालिका का एक अंग संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बन गया और व्यवस्थापिका उस अंग को अपदस्थ कर सकती थी। सुरक्षा, बाह्य संबंध, आदिवासी क्षेत्र आदि उन सभासदों के अधिकार क्षेत्र में दे दिए गए जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल
स्वविवेक से कार्य करता था। शेष विषय मंत्रियों को दे दिए गए, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और वह उन्हें हटा सकती थी। तीसरा, प्रांतों में स्वायत्त शासन। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय कार्यपालिका को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। व्यवस्थापिका को कार्यपालिका को हटाने का अधिकार मिल गया। प्रांतों में संरक्षित व हस्तांतरित विषयों का कोई भेद नहीं रखा गया। सभी विषय मंत्रियों के अधिकार में रखे गए। इस प्रकार प्रांतों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो गया। चौथा, अभिरक्षण। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अनेक असीमित अधिकार प्रदान किए गए, जिससे वे जब चाहें जनतंत्रीय व्यवस्थाओं का गला दबा सके। इस प्रकार अभिरक्षणों ने इस अधिनियम की प्रगतिशीलता को संदिग्ध बना दिया था और भारतवासियों को हस्तांतरित किए जाने वाले उत्तरदायित्व को भी महत्वहीन बना दिया था। पांचवा, विषयों की 3 सूचियां। वर्तमान भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियों, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था को वास्तव में 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही लिया गया है। इस अधिनियम में संघ सूची में देशव्यापी महत्व के विषय थे, जिनके आधार पर संपूर्ण देश में एक जैसा व्यवहार किया जाना संभव था। इसकी संख्या 59 थी, जो विषम स्थानीय महत्व की थी। उन्हें राज्यों की सूची में रखा गया। इनकी संख्या 54 थी। एक तीसरी सूची और बनाई गई, जिसमें ऐसे विषय रखे गए जो मूलतः प्रांतीय थे, किंतु उनके लिए देशव्यापी आचरण की आवश्यकता पड़ सकती थी। इस समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट विषयों को गवर्नर जनरल अपने स्वविवेक से केंद्र अथवा प्रांत किसी को भी दे सकता था। छठा, संघीय प्रस्ताव। इस अधिनियम ने भारत के लिए संघीय शासन पद्धति का प्रस्ताव भी किया था, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों को सम्मिलित होना था। 1935 ईस्वी के अधिनियम की आलोचना। संक्षेप में इस अधिनियम को हम निराशाजनक अधिनियम कह सकते हैं। इसमें वाइसराय और गवर्नरों के विशेष अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई थी। देश के राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार अंग्रेज सरकार के पास ही बने रहे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना था। इस अधिनियम के अनुसार केवल 10% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही सुरक्षित था। वे संसद या विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अतः यह अधिनियम राष्ट्रीय नेताओं की आशा के अनुकूल नहीं था। इसलिए 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में 1935 ईस्वी के अधिनियम को ठुकरा दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन। 1937 ईस्वी के चुनावों में 1,55,00,000 व्यक्तियों ने मतदान किया। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य कई राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में भाग लिया। इन दलों में मुस्लिम लीग भी थी। कुल 1585 स्थान थे, जिसमें से आधे से कुछ कम स्थान सर्वसाधारण के लिए थे, जिनके लिए कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता था। शेष स्थान विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक और औद्योगिक वर्गों के लिए सुरक्षित थे। पंजाब और सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुमत रहा। 482 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे। इनमें से मुस्लिम लीग को, जो भारत के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी, कुल 108 स्थान मिले। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जनता में मुसलमानों का बहुमत था, किंतु वहां मुस्लिम लीग चुनाव में एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। पंजाब में लीग को केवल 1 स्थान मिला। इस चुनाव की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जनता ने सांप्रदायिकता को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 11 राज्यों में से 7 राज्यों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत मिला। आसाम में भी उसे भारी सफलता मिली। पहला, मंत्रिमंडल बनाने की समस्या। आम चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बनाने की समस्या थी। कांग्रेसी नेताओं में इस विषय पर मतभेद थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्रिमंडल बनाने के पक्ष में थे, जबकि दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। उनका मत था कि मंत्रिमंडल बनाने से कांग्रेस का क्रांतिकारी आंदोलन मंद पड़ जाएगा। अंततः महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में समझौता करा दिया।
31 मार्च 1937 को अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव पास करके उन प्रांतों में जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, इस शर्त पर स्वीकृति दे दी कि गवर्नर इस बात का आश्वासन दें कि वे अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा जिन विषयों में उन्हें अपने स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करने का अधिकार है, उनमें भी वे अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेंगे। अतः वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि गवर्नर सभी कार्यों को मंत्री के परामर्श से ही किया करेंगे और मंत्रियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह कांग्रेस बहुमत वाले 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना। सिंध में कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया। केवल पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। दूसरा, मंत्रिमंडल के कार्य। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन के मूल साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने में असफल रहे, क्योंकि 1935 ईस्वी के अधिनियम ने उन्हें सीमित अधिकार ही प्रदान किया था। इसलिए वे लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सके। फिर भी उन्होंने कार्यभार संभालते ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया, प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए, किसानों की दशा में काफी सुधार किया, शिक्षा प्रसार के कार्यों को काफी तीव्र किया। राजनीतिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता पूर्वक कांग्रेसी प्रांतों में राजनीतिक और सामाजिक कार्य करते रहे। जिन संस्थाओं को पहले गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, वे भी पुनर्जीवित होकर अपने अपने कार्यों में पुनः लग गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा। राजनीतिक चलचित्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए और बहुत सी पुस्तकें पुनः छपने लगी जिन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि वे जेल एवं गुलामी के वातावरण से छूटकर स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने लगे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का विरोध किया गया। इसने उन पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के अनुचित आरोप लगाए। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और भारत को ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस तथा राष्ट्रीय नेताओं से बिना विचार विमर्श किए युद्ध में घसीट लिया और इसके विरुद्ध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने शीघ्र त्यागपत्र दे दिए। कांग्रेस द्वारा सरकार से हटने को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का बनना भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के चौथे दशक की एक महत्वपूर्ण घटना थी। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।